जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अंतर्वैयक्तिक और संप्रेषण कौशल, अभी वो निर्णय वाला क्वेश्चन कुछ फाइनल नहीं हो पाया था, तो इस वजह से उन क्वेश्चंस को चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन आज या मतलब आज तो ये वीडियो पड़ेगी, कल जो है शाम को वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो 30-40 लगभग क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, 30-40 और जो बचे हुए थे उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेंगे। इसमें 2020-21 के पीवाईक्यू भी शामिल है। और जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे कि क्वेश्चंस की जो प्रकृति है वो बार-बार रिपिटिटिव टाइप की है, बार-बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो फिर से एक बार शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में सम्मिलित है सक्रिय रूप से सुनना, प्रत्यायन, उपयुक्त भाषा और पृष्ठकोश, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, पर्सुएशन, सुटेबल लैंग्वेज, फीडबैक। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण जैसा कि पता होगा ये क्या है बेसिकली। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, सार्थक संचार, ये क्या है बेसिकली आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अब इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है सक्रिय रूप से सुनना, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग बिल्कुल। परसुएशन, आप दूसरे को परसुएट कर पाए, समझा पाए, तो प्रत्यायन भी शामिल होगा, है ना। उपयुक्त भाषा, एक सुटेबल लैंग्वेज का भी आप प्रयोग करें सामने वाले का, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, सामने वाला कुछ भी सुन रहा हो, सामने वाला हिंदी समझने की बात मतलब हिंदी समझता हो, आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो सुटेबल लैंग्वेज भी होना जरूरी है। और फीडबैक भी, आप जो बोल रहे हो, आप सामने वाला जो बोल रहा है, आप उसको फीडबैक कर पाओ, वो आपको फीडबैक कर पाए, ये जरूरी है, ठीक है। इसमें कुछ और तत्व भी शामिल होंगे, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। इसमें कुछ शब्द और शामिल होंगे, जैसे 4 तो ये हो गए, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, परसुएशन, सुटेबल लैंग्वेज, फीडबैक, ठीक है। पांचवा हो जाएगा शब्द, शब्दों का प्रयोग इसमें हो, है ना, चित्रों का प्रयोग हो, ठीक है, छठा चित्र हो जाएगा, है ना, ये सभी शामिल होते हैं। तो ऐसे प्रश्न इसमें हो सकता है विकल्प चेंज कर दे, शब्द और चित्र ये भी दे दे, तो आप सोचोगे यार अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में चित्र क्या होगा, तो होगा, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है ना। तो दोनों शामिल होगा, तो सही विकल्प हो जाएगा डी, ठीक है। इंग्लिश में भी इसका डी, इंग्लिश में हिंदी में आंसर चेंज नहीं होगा। अगला है, एसी चालू, एसी फैन चालू कर दो, एसी फैन, एसी चालू कर दो। एक संगठन में अच्छे अंतर्वैयक्तिक कौशलों से युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पीपल विद गुड इंटरपर्सनल स्किल आर रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज, ठीक है, क्यों होती है, ठीक है, ये अधिक उत्पादनकारी होते हैं, समस्याओं का समाधान खोजते हैं, अपने कार्य के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, इसमें से सभी। दे आर मोर प्रोडक्टिव, दे लुक फॉर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, दे हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड देयर वर्क, ठीक है। तो सभी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एक संगठन में अंतर्वैयक्तिक कौशल से युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उत्पादकता बढ़े, ठीक है, तो अधिक उत्पादनकारी होंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी। समस्याओं के प्रति नकारात्मक रवैया ही नहीं देंगे, इसलिए जब लोग मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो जो हम लोग सजेशन देते हैं वो कैसा होता है, वे फॉरवर्ड टाइप का सजेशन होता है। ऐसा नहीं कि अरे बाप रे बाप अब तो पृथ्वी त्रस्त हो गई है, अब कलयुग आ चुका है और सब कुछ खत्म होने वाला है, ऐसा समाधान हम नहीं देते हैं। तो समाधान के प्रति सार्थक अभिवृत्ति, ठीक है, एक मतलब समस्या का समाधान खोजने वाला व्यक्ति होना चाहिए प्रशासन में, ठीक है। और अपने कार्य के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति रखे, निगेटिव ना रहे, यार मैं जो कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ, इससे अच्छा चीज कुछ नहीं है ना। तो ये सभी, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा डी, ठीक। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग डी डी उत्तर है तो डी तुक्का मारने चलेंगे। जैसे कल एक हम लोग गूगल मीट कर रहे थे, तो वहां पे एक लोग इस टेक्निक को बता रहे थे कि अधिकतर उत्तर में सीजैट में डी सही होता है, ठीक है। तो ऐसा करना नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन से कारक अंतर्वैयक्तिक कौशल को प्रभावित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ इंटरपर्सनल स्किल? एक्सपीरियंस, अपीयरेंस, फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, अनुभव, रंग रूप, परिवार और मित्र, ठीक है। अब देखिए, ये चर्चा कर चुके थे हम लोग। बेसिकली क्या होता है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल में, संबंधों में समय और ईमानदारी भी इसमें दो दो और यूज हो जाएगा। समय, अंतर्वैयक्तिक कौशल में आप कितना समय दे रहे हो, और आप कौशल इस अपने अपने संबंधों के प्रति कितनी ईमानदारी है आपकी, ये भी शामिल होगा। रूप रंग इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक कौशल ऐसा नहीं होता कि केवल समान रूप रंग के व्यक्तियों में होगा या असमान में नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान देंगे, मैं जब भी एग्जाम्पल दे रहा हूं तो इस एग्जाम्पल्स को लेकर के अपनी भावना बयान को जगाना नहीं है, ठीक है। जैसे पिछले जब मैंने वीडियो में बात की थी माता पिता के संबंध और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के भी संबंध, तो एक महोदय का कमेंट आया था कि सर आप माता पिता के संबंधों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के संबंधों से कैसे जोड़ रहे हो। भाई मैंने समझाने के लिए बस बताया था, ठीक है।
इसका ये मतलब नहीं है कि भाई दोनों में हो सकता है आप जिसको महत्व देते हो सकता है मैं उसको महत्व ना देता हूँ, वो अलग चीज़ है। मेरी पर्सनल फीलिंग और ये वाली फीलिंग अलग-अलग चीज़ें हैं, है ना? तो इसको लेकर के भावना बहन को जागृत नहीं करना है, बस समझाने के लिए अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, अपना रास्ता देखिए, ठीक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो अनुभव करते हैं बिल्कुल अंतर्वैयक्तिक कौशल में, जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है? इंटरपर्सनल स्किल जो आपकी होगी, वो क्या करेगी? आपके अनुभव पे होगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को कुछ कहा और उस व्यक्ति ने नेगेटिव रूप से उसको उस पे रिएक्ट किया, तो आपका पूर्व अनुभव इसमें काम करेगा, ठीक है? आपके परिवार, आपके समाज, इसमें समाज भी जुड़ जाएगा। आपका समाज कैसा है, आपके मित्र कैसे हैं, ठीक है? अनुभव कैसा है, समय कैसा आप दे रहे हैं, ईमानदारी कैसी है, समाज कैसा, ये भी जुड़ जाएंगे, ठीक है? तो सही विकल्प हो जाएगा 1, 2 और 4। इंग्लिश वालों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लुएंशिंग फैक्टर ऑफ इंटरपर्सनल स्किल? तो 1, 3 एंड 4 अपीयरेंस नहीं होगा, ठीक है? अपीयरेंस संवाद शुरू करने में थोड़ा-सा महत्व रखता है, लेकिन बाद में दीर्घकालिक तौर पे नहीं रखता है। अब देखिए, कई बार कैसा होता है कि कई लोग देखने में मतलब बोलने के लिए लोग बोलते हैं ना कि यार देखो, जैसे कई बार ऐसा होता है कि देखो यार वो लड़का देखने में अच्छा नहीं था लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। कारण क्या है? अंतर्व्यक्तिक कौशल, 2 व्यक्तियों के मध्य संबंध बनाने की जो बातचीत शुरू करने का जो कौशल है, संप्रेषण कौशल बेसिकली, वो उसका अच्छा है, ठीक है? तो सही विकल्प हो जाएगा इसका रूप रंग का हटा देंगे, हो जाएगा 1 3 4, ठीक है? सी। अगला देख लेते हैं। कालिक संप्रेषण का अध्ययन कहा जाता है, ठीक है? एकदम आसानी से समझाया गया था। प्रोक्सेमिक्स क्या हो जाएगा इसमें? दूरी और समय, ठीक है? दूरी स्पेस, स्पेस टाइम, दूरी एंड स्पेस एंड डिस्टेंस, ठीक है? काइनेसिक्स क्या हो जाएगा इसमें? बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या हो जाएगा इसमें? टोन, पिच, मैनर, आप कैसे बुला रहे हो, है ना? और क्रोनेमिक्स क्या हो जाएगा इसमें? समय रोल या क्रॉनिक, ठीक है? समय रोल, ठीक है? क्रोनोलॉजी, देखो ऐसे क्वेश्चन ना इसमें ऐसे ही आपको लगाना है। कालिक संप्रेषण समय की बात कर रहा है, अमित शाह को क्या पसंद है? क्रोनोलॉजी। तो क्रोन किस में आया है? क्रोनो, ठीक है? तो देख लो, कालिक संप्रेषण का अध्ययन, काल मतलब समय, और क्रोनोलॉजी लगाओ तो मतलब समय के अनुसार लगाओ, तो क्रोनोमिक्स ऐसे भी करके लगा सकते हो उत्तर, तो उत्तर हो जाएगा डी। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? समय रोल का महत्व, जैसे वीटो लगाना, है ना? वीटो लगा दिया राष्ट्रपति ने, ठीक है? तो कालिक संप्रेषण मतलब राष्ट्रपति ने किसी भी विधेयक पे कोई वीटो लगा दिया। अब वो क्या है, उसमें समय इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? कि मतलब कुछ अब राष्ट्रपति ये बताता नहीं है कि मैं ये वीटो लगाया हूँ, तो लंबे समय तक जब लगा दिया, जेबी वीटो हो गया, वापिस कर दिया, निलंबनकारी वीटो हो गया, तो ऐसे करके तो समय का महत्व इसमें हो जाएगा क्रोनोमिक्स। देखिए, सीसैट के जो क्वेश्चन है वो आपके एप्टीट्यूड से भी हो जाएंगे। जैसे इन सब क्वेश्चंस में आपको कहीं से भी कुछ भी चीज जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस आपका दिमाग खुला हो, आपका एप्टीट्यूड इस प्रकार का हो तो एकदम इजीली कर लोगे। जैसे कालिक संप्रेषण, क्रोनोलॉजी, सीधे उत्तर मार दीजिए, ठीक है? और भी सारे प्रश्न ऐसे ही देखिएगा, ठीक है? सारे प्रश्न आपके फीलिंग से हो जाने वाले हैं, ठीक है? तो इंग्लिश में भी वही बोला हूँ भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही में लिखा है ना? अगला है संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी इरादतन नहीं होती है, नेवर इंटेंशनल अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज अ इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव। फीडबैक इज नेवर इंटेंशनल, ऑलवेज इंटेंशनल, सेल्डम यूजफुल, सम टाइम अनइंटेंशनल, ठीक है? अब बताइए क्या होगा? कभी कभी इरादतन नहीं होती है, सदैव इरादतन होती है, शायद ही कभी लाभदायक होती है, कभी कभी गैर इरादतन होती है। कमेंट करिए, इसका उत्तर बताइए, ठीक है? तो होगा क्या, जब भी आप किसी से संप्रेषण करेंगे, ठीक है, तो पहला विकल्प है कभी इरादतन नहीं होती है, ठीक है? फीडबैक, तो फीडबैक आपको ऐसा हो सकता है कभी कभी इरादतन नहीं होती है, अगर कभी कभी होता तब ये सही हो जाता, लेकिन कभी इरादतन नहीं होती है। भाई फीडबैक तो आप इरादा के साथ ही दोगे, कभी कभी ऐसा होगा कि आप फीडबैक गैर इरादतन दे दोगे, ठीक है? जैसे कोई आपके साथ बातचीत कर रहा है, उसने आपको एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है? तो हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोला हो, ठीक है? तो कभी क्या हो जाएगा, उसका इरादा नहीं होगा, लेकिन कभी-कभी ऐसा होगा। अधिकतर क्या होगा, इरादा के साथ होगा, ठीक है? जैसे आप किसी को अपशब्द बोल रहे हो बार-बार, तो वो आपको जब थप्पड़ मारेगा, तो वो इरादा के साथ मारेगा। अब सदैव इरादतन होती है, क्या सदैव होगा? नहीं, कभी-कभी इरादतन हो जाती है, ठीक है? कभी-कभी यहाँ पे भी होगा। शायद ही कभी लाभदायक होती है, ठीक है? आप ये सोचिए, क्या फीडबैक शायद ही कभी लाभदायक होती है? फीडबैक तो इंपॉर्टेंट हमेशा होता है, तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, और कभी-कभी गैर इरादतन होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा कभी-कभी
गैर इरादतन होती है, सम टाइम अनइंटेंशनल। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। ये गलत, ये गलत, ये गलत, है ना। अगला है प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है। ठीक है, व्हाट आर द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और ऑप्शन दे रहा है मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट ऑफ कंसोलेशन। ठीक है, नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां। अवरोधक बैरियर्स पूछ रहा है, ध्यान देंगे अवरोधक। ठीक है, संवाद, सारांश और आत्मसमीक्षा, सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया, रक्षात्मक अभिवृत्ति, वैयक्तिक कथन, नजर मिलाना और सरल वर्णन। ठीक है, इंग्लिश में भी देखेंगे तो डायलॉग समरी एंड सेल्फ रिव्यू, यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स, कूल रिएक्शन एंड डिफेंसिव एटीट्यूड, पर्सनल स्टेटमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट एंड सिंपल नरेशन। ठीक है, तो ये सारे BCD, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, बाधक नहीं होंगे, अवरोधक नहीं होंगे, लेकिन नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स का रोल करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ और पहले दिन ही मैंने आपको लगा क्या नाम है, आपको नैतिक प्रवचन देने, तो आप मेरी बात शुरू पहले ही दिन नहीं सुनोगे। ठीक है, जब आपका मेरे ऊपर विश्वास बनेगा, जैसे आप किसी साधु महात्मा से जाते हो मिलने, तो क्यों जाते हो, पहले दिन सुनते ही चले जाते हो, नहीं, धीरे धीरे आपका विश्वास जमता है, या पहले ही दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका विश्वास पहले ही दिन जम जाता है। तो जब तक विश्वास नहीं जम देगा, तब तक आप नीति प्रवचन या मोरलाइजिंग का कोई इफेक्ट आप पे नहीं पड़ेगा। अगला क्या है, निर्णय परक होना। अगर कोई आप पे जजमेंटल हो जाए, तो कभी भी आप देखिए, जब भी रिलेशन होता है बॉय एंड गर्ल्स के मध्य, तो अगर कोई जजमेंटल होगा ना, हर चीज पे निर्णय लगेगा देने, तो वो संबंध ज्यादा नहीं चल पाता है। ऐसे ही सांत्वना प्रदानी टिप्पणियां। ठीक है, आपको अगर मैं बार बार हर चीज पे, जैसे आप कुछ आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, मैं बार बार आपको सांत्वना दूं, ठीक है, तो ये भी चीजें संप्रेषण में बाधा नहीं होती है, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है ऐसा ना हो, जैसे कोई आपका परिचित व्यक्ति हो, अमेरिका चला गया हो, ठीक है, और आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, मैं आपको सांत्वना दूंगा, अरे ठीक है 6 महीने में तो आ ही जाएगा, तो आपको हो सकता है उस समय मुझ पर गुस्सा आए, ठीक है, तो अवरोधक हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। तो व्हाट आर द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो प्रॉपर हर प्रश्न का सही से कमेंट करेंगे, तब आपको मेरे बताने से पहले आप एक बार पॉज करिए और हर क्वेश्चंस का कमेंट करके आंसर दीजिए। ठीक है, वीडियो लाइव है, लाइव के समय भी आप दे सकते हैं, लाइव के बाद भी दे सकते हैं, तो जब भी देखिए पॉज करिए, कमेंट दीजिए, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे 7वां प्रश्न है, पहले से अपना उत्तर सोच लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, उत्तर बताइए, कमेंट करिए, फिर अगला अपना फिर वीडियो ऑन करके इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ठीक है, अगला है समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारशील तत्व होता है, विचारणीय तत्व होता है। एन ओवरराइडिंग एलिमेंट ऑफ द कंसिडरेशन इन ऑल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, अब्स्ट्रैक्शन, डिस्प्लेसमेंट और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, लोचशीलता, अमूर्तता, विस्थापन और संदर्भ। ठीक है, तो जब भी हम अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण करेंगे, तो उसमें क्या अधिभावी हो सकता है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है। अगर मैं संबंधों में, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में फ्लेक्सिबल हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिभावी नहीं होगा, है ना। मैं हो सकता है आप मुझसे दूर हटे, नहीं यार ये तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मैं बहुत ज्यादा आपको भाव नहीं दे रहा हूं, ऐसे समझिए। अमूर्तता, मैं आपको कुछ जो भी संप्रेषण करना है, आपको कुछ जैसे गाय बताना है, तो मैं आपको गाय ना बता करके आपको अमूर्त रूप से बताने का प्रयास करूं। ठीक है, अब्स्ट्रक्टिव टाइप में, जैसे निबंध अगर मान लीजिए आपको लिखना रहे, ठीक है, तो आप अमूर्त निबंध लिखने में लोगों को बहुत कठिनाई होती है। इसी प्रकार विस्थापन भी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण को प्रभावित नहीं करता है, मतलब नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, लेकिन संदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी किसी कमरे में बैठ करके आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं किसी बगीचे में बैठ करके आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं कभी कार्यालय में बैठ के आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो दोनों का अंतर हो जाएगा। जैसे कोई अधिकारी है, वो आपसे अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण किसी से कर रहा है, तो कार्यालय में बैठ के कर रहा है तो अलग भाव आएगा, बगीचे में बैठ के कर रहा है तो अलग भाव आएगा, अपने बेडरूम में बैठ के कर रहा है तो अलग भाव आएगा। तो संदर्भ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्न आपको समझ के हो जाएगा एकदम, आपको कुछ भी पढ़ने की इसके लिए जरूरत नहीं है। ऐसे अगला प्रश्न देखिए, व्हेन यू बिकम अदर ओरिएंटेड, अच्छा अब एक आ गया, ठीक है, व्हेन यू बिकम अदर ओरिएंटेड, ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन यू बिकम अदर ओरिएंटेड, ठीक है, फोन आ रहा है। तो
कंसीडर नीड्स मोटिव डिजायर ऑफ अदर वाइल मेंटेनिंग योर ऑन इंटीग्रिटी। अपने सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं और इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं, अदर ओरिएंटेड मतलब दूसरों की तरफ ओरिएंटेड हो जाते हैं। अन्य व्यक्तियों को उत्साहित करते हैं कि वे आपको दिशा प्रदान करें। अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध में एक विनम्र स्थिति बना लेते हैं, मान लेते हैं कि अन्य व्यक्ति सदैव सही है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, अदर ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ पे अदर ओरिएंटेशन ये होता है बेसिकली पारस्परिक प्रभावशीलता। ठीक है, इफेक्टिवनेस परस्पर कैसे होगा इस पे होता है, जिसमें होता है ये पारस्परिक प्रभावशीलता का एक गुण है जिसमें मेरे संदेश दूसरे को अनुकूल करेंगे, मतलब कंफर्ट प्रदान करेंगे। ठीक है, अब ऐसा किस स्टेटमेंट में हो रहा है, कंसीडर नीड्स मोटिव डिजायर अदर ऑफ अदर्स व्हाइल मेंटेनिंग योर ऑन इंटीग्रिटी। अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए दूसरों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं और इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। इसमें कंफर्टेबिलिटी फील हो रही है। अन्य व्यक्तियों को उत्साहित करते हैं कि आपको दिशा प्रदान करें। ठीक है, अदर ओरिएंटेशन का मतलब जैसे मान लीजिए मैं अदर ओरिएंटेड हूँ तो दूसरे को कंफर्ट फील कराऊंगा। ठीक है, लेकिन दूसरे से नहीं बोलूंगा कि मुझे दिशा प्रदान करे, तो दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, गलत। टेक अ सबमिसिव पोजीशन इन योर रिलेशनशिप विद अदर। अन्य व्यक्तियों के साथ एक विनम्र स्थिति बना लेंगे, अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध में एक विनम्र स्थिति बना लेंगे, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि आप तब अदर ओरिएंटेड नहीं सेल्फ ओरिएंटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अज्यूम दैट अदर आर ऑलवेज राइट, ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, सही विकल्प इसका हो जाएगा ए। अगला है एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिव विथ अदर इज कॉल्ड। ठीक है, दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है, एकदम आसानी से आप चुन सकते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रिफॉर्मिंग इंटरपर्सनल तो जुड़ेगा साथ में, और सबके साथ इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल 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 इंटरपर्सनल। अब रिफॉर्मिंग है, ड्यूअलिज्म है, कॉम्पिटेंस है, ठीक है, कंफर्ट है। तो पुनर्रचना, द्वैतवाद, दक्षता और सहजता। ठीक है, तो आप कंफ्यूज किस में होंगे, अंतर्व्यक्तिक सहजता और अंतर्व्यक्तिक दक्षता। ठीक है, तो पेपर किस चीज का है, दक्षता। ठीक है, बेसिकली प्रभावी संप्रेषण करने की किसी की क्षमता, यानी कि हर व्यक्ति ज्ञान से, हर व्यक्ति कौशल से, हर व्यक्ति प्रेरणा से युक्त होता है, लेकिन मैं आपसे कैसे प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाऊंगा, ये संचार चुनने की विशेष दक्षता। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ऐसा कि बच्चे को रोना है। ठीक है, बच्चे को मम्मी को बुलाना है, कोई बच्चा है वो कम्युनिकेट करना नहीं जानता, बच्चे को मम्मी को बुलाना, वो क्या करेगा, रोएगा। तो संचार चुनने की उसकी विशेष दक्षता है, उसके ज्ञान, कौशल और प्रेरणा के आधार पे। जब वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने का ही है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं जानता संसार के बारे में, तो क्या जानता है, रोना जानता है। तो ये अंतर्व्यक्तिक दक्षता कहलाएगी। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण, जो रोएगा तुरंत मम्मी आ जाएंगी, बच्चे को समझ जाएंगी कि दूध पीना है। अच्छा, उसके रोने के टोन अलग अलग होंगे, पिच टोन ये सब अलग अलग होंगे। जब उसको भूख लगेगी तो अलग टोन में रोएगा। जैसे हमारा शेरू है, जब उसको भूख लगता है तो अलग तरीके से कम्युनिकेट करता है, मतलब एकदम उसकी टोन जो है, वॉइस की टोन बदल जाएगी। जब उसको घूमना रहेगा तो अलग तरीके से टोन करेगा। ठीक है, टोन पिच उसके अलग तरीके से हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली अंतर्व्यक्तिक दक्षता, संचार चुनने की विशेष दक्षता, जो कि अंतर्व्यक्तिक दक्षता कहलाती है। प्रभावी संप्रेषण में किसी की व्यक्ति की क्षमता कहलाएगी अंतर्व्यक्तिक दक्षता। अगला है, अनदर नेम फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, व्यक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है। ठीक है, अब ये बताइए उत्तर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये व्यक्तिक नहीं होगा, अंतर्व्यक्तिक होगा, यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, ये अंतर्व्यक्तिक हो जाएगा। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है। ठीक है, व्यक्तिक संप्रेषण भी पूछ सकता है, तो स्व संप्रेषण उसको बोलते हैं। ठीक है, मास कम्युनिकेशन, दिक् संप्रेषण, त्रयात्मक संप्रेषण, अनुज्ञात्मक संप्रेषण, परमिशिव कम्युनिकेशन, ट्राइडिक कम्युनिकेशन, डैडिक कम्युनिकेशन और जन संप्रेषण। ठीक है, तो अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण क्या हो जाएगा, डैडिक संप्रेषण, दो लोगों के मध्य कम से कम संप्रेषण हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली उत्तर इसका बी। अगला देखिए 11वां, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन द फंक्शन ऑफ सोर्स रिसीवर आर परफॉर्म्ड। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में स्रोत और प्रापक के प्रकार निभाए जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑप्शन देखिए, अदर इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल, थर्ड पार्टी और न्यूट्रल पार्टी। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, तीसरे व्यक्ति के द्वारा और तटस्थ पक्ष के द्वारा। तो अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में जो रिसीवर और सोर्स होता है, कौन होता है, प्रत्येक व्यक्ति होता है। अगर दो व्यक्तियों के बीच कम्युनिकेट हो रहा है तो हर व्यक्ति एक रिसीवर होगा, एक सेंडर होगा, और फीडबैक दोनों देंगे। तो क्या हो जाएगा, ईच इंडिविजुअल। ठीक है, कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल संप्रेषण समझिए, संप्रेषण किसको कहते हैं।
है ना। ठीक, अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर फंक्शन ऑफ communication within a group or organization. It acts of control members behavior. It acts of control member behavior. It foster motivation. It provide emotional expression of feeling. It facilitates decision making. ठीक है, facilitates decision making. अब सही उत्तर क्या है? ठीक है, किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार के बारे में पूछ रहा है तो सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, यह निर्णय लेने में सहज बनाता है। ठीक है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? आप देखिए, एक सेकंड में थोड़ा सा पानी मंगा लो। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, जब भी किसी समूह या संगठन में संप्रेषण होंगे तो सदस्यों के बीच व्यवहार को नियंत्रित करेगा ही। कहाँ हो? थोड़ा सा पानी भेज दो। ठीक है, तो किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार क्या हो जाएंगे? तो यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देगा, मोटिवेट करेगा, बिल्कुल। यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करेगा, बिल्कुल। अगर एक संगठन में संप्रेषण है अच्छा, तो हर पदाधिकारी के पास अपने भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और इससे निर्णय लेने में सहजता बनेगी। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा सब। ठीक है, तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 या डी। ठीक है, बेसिकली फीडबैक जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, जब भी किसी संगठन में फीडबैक होगा तो वो कब हो पाएगा? जब हेड जो उसका है और उसके जो कर्मचारी हैं, जो साथी हैं, उनके मध्य संबंध कैसा उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसलिए सारे विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने का संप्रेषण संदर्भ होता है। ठीक है, अब बोल रहा है आदि प्रारूप, समकालिक, अतुल्यकालिक और समकालिक और अतुल्यकालिक दोनों। ठीक है, आर्किटेक्ट टाइप्स, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, बोथ सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। ठीक है, बेसिकली होता क्या है? आमने सामने का संप्रेषण मतलब व्यक्ति जो श्रोता होता है वो तत्काल प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? समकालिक, सामने वाले में। ठीक है, प्रारूप मतलब पुराने समय में कैसा होता था, और अतुल्यकालिक मतलब वर्तमान में नहीं बल्कि जैसे पत्र लेखन, लिखित रूप में, तो अतुल्यकालिक हो गया। ठीक है, अगला देखिए, द एसेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज, ये तो इंग्लिश वाला आ गया, मतलब निर्णय क्षमता वाला आ गया। निर्णय क्षमता का सार है, ये बता दीजिए आंसर क्या होगा? समस्या समाधान, विकल्पों के मध्य चयन, वैकल्पिक क्रियाविधि को विकसित करना और अनुश्रवण। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली है क्या? सॉरी, डिसीजन मेकिंग बेसिकली है क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या हो जाएगा? समस्या के प्रति क्या आपका नजरिया है, समाधान। लेकिन निर्णय क्षमता क्या हो जाएगा? विकल्पों में से चयन। जैसे हम किसी चीज में निर्णय लेते हैं, जैसे आप इसमें से निर्णय लेना है कि कौन सा उत्तर सही है, तो आप क्या करेंगे? विकल्पों के मध्य चयन करेंगे। जैसे ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। ठीक है, आप क्या करेंगे? इसमें विकल्पों के मध्य चयन करेंगे। तो निर्णय क्षमता बेसिकली क्या हो जाएगा? विकल्पों के मध्य चयन। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, अगला देखिए, विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों के द्वारा होता है? अब देखिए, सीधे सीधे आप कैसे इसका उत्तर लगा देंगे? मान लीजिए आपको नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे असंवादिता है, यहाँ पे असंवादिता है, यहाँ पे असंवादिता है, इसमें है असंवादिता नहीं है, सीधे उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, सीधे उत्तर हो जाएगा ए। भाई, जो अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप किसी से कम्युनिकेशन के लिए उसका चयन कैसे करेंगे? सानिध्य, उसका सानिध्य मिले, दोनों लोग साथ रहें। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी हो, उपयोगिता हो, उसका यूज हो, आप उसको यूज करें, वो आपको यूज करे। ठीक है, और कभी कभी अकेलापन हो, ताकि तभी उसको आपकी याद आएगी, आपको उसकी याद आएगी। ठीक है, लेकिन असंवादिता अगर आप करेंगे, ठीक है, डिसोनेंस अगर होगा दोनों के मध्य, तो क्या हो जाएगा? संबंध बिगड़ जाएंगे। संप्रेषण प्रतिभागी का चयन इसीलिए सानिध्य, उपयोगिता और अकेलेपन पर निर्भर करता है। गुप्तता, ठीक है, यहाँ गुप्तता है, ये भी नहीं होगा। आप दूसरे के बीच गुप्तता रहेगी तो कहाँ हो पाएगा? ठीक है, विपथन या विषमता, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 15वां 16वां देखिए,
प्रबंधकों द्वारा लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए, नौकरी के लिए निर्देश प्रदान करने के लिए, नीति प्रक्रियाओं और प्रथाओं के बारे में सूचित करने के लिए, प्रदर्शन प्रतिक्रिया करने के लिए, समस्याओं को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका इनमें से किसका यूज किया जाता है? मैनेजर्स टू असाइन द गोल्स, प्रोवाइड जॉब इंस्ट्रक्शन, inform about policies, procedure and practices, provide performance feedback, point out the problems। ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, बोथ ABC एंड बोथ B एंड C ओनली। ठीक है, देखिए जब भी कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो प्रबंधक कर रहा है, और एक मतलब प्रबंधक मतलब ऊंचे समझिए मैनेजर, और मैनेजर नीचे के लोगों को करेगा, तो कौन सा कम्युनिकेट होगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब जब निचला कर्मचारी ऊपर को करेगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब जब आपस में, जैसे मान लीजिए IS करेंगे तो आपस में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, IS का मतलब सेम बैच के अगर IS है, उदाहरण मतलब अगर सेम बैच के अधिकारी हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बहुत उच्च अधिकारी है तो अपवर्ड हो जाएगा, और उच्च वाला निम्न से करेगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा। ये सब चीजें हो चुकी थी। अगला देखिए, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक थ्रू। किसके मैं आपको जो पहुंचा रहा हूं, कैसे मैं बार बार कमेंट करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप फीडबैक दे पाए। ठीक है, सही विकल्प क्या हो जाएगा? फीडबैक के द्वारा। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है फीडबैक द्वारा। मैं आपसे सही क्वेश्चन पूछ पा रहा हूं कि नहीं, ये कैसे देखूंगा? आप कमेंट कैसे दे रहे हो, और ये कमेंट क्या हो जाएगा? फीडबैक। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू नॉइस। ठीक है, बेसिकली शोर क्या होता है? प्राप्तकर्ता को जब संदेश प्राप्त करने में जो हस्तक्षेप करेगा वही क्या हो जाएगा? शोर, नॉइस। जो रिसीवर है अगर उसको कुछ इंटरप्शन आ जाएगी कम्युनिकेट करने में, मैसेज रिसीव करने में, तो ये क्या हो जाएगा? नॉइस। ठीक है, अब प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं, सूचना अधिभार, दिक् आदि प्रारूप और सांस्कृतिक विभिन्नताएं। ठीक है, कौन सा पूछा है? बाधा नहीं है। तो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं हैं, मैं आपसे कुछ ऐसा कम्युनिकेट कर रहा हूं आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। सूचना अधिभार, मैं बहुत ज्यादा आपको सूचनाएं दे दूं, फैक्ट पे फैक्ट, फैक्ट पे फैक्ट, फैक्ट पे फैक्ट, तो हो जाएगा। सांस्कृतिक विभिन्नताएं, बिल्कुल आपको मैं समझू नहीं कि आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, उर्दू बोलो, फारसी बोलो, क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो हो जाएगा। लेकिन दिक् आदि प्रारूप या डायडिक आर्किटाइप्स ये नहीं होता है। ये होता क्या है? बेसिकली दिक् आदि प्रारूप ये मानव व्यवहार के ऐतिहासिक मनोविज्ञान और साहित्यिक विश्लेषण से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये नॉइस वाला बाधा नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इसमें भी देखिए आपको नहीं पता है शोर क्या होता है, अब यही समझ लीजिए कि कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है अगर आपके। ठीक है, परसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जा रहा है, कल्चरल डिफरेंसेस है, तो ये सब क्या है? संप्रेषण में बाधा है। कौन बाधा नहीं होगा? सी। ठीक है, अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरालिंग्विस्टिक क्यू इन कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण में कौन सा पराभाषी संकेत है? ठीक है, मुखाकृति, अभिव्यक्ति, हाव भाव, स्वर संबंधी क्षेपण और अंग विन्यास। ठीक है, पैरालैंग्वेज क्या था? टोनल पिच। ठीक है, अभी हम लोगों ने चर्चा की, सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है, तो उत्तर देखने से पहले एक बार पॉज करिए और कमेंट करिए। ठीक है, जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको वहां पे याद रहेगा। जब आप टाइप करेंगे ना तो आपके मंत्र मस्तिष्क में बस जाएगा, और जब आप पेपर में आएगा तो याद करेंगे, अच्छा अच्छा सर ये क्वेश्चन करा रहे थे तो मैं इसका ये उत्तर टाइप किया था। ठीक है, तो फेशियल रिकॉग्निशन, ठीक है, या गेस्चर वाला जो है, अंग विन्यास, पोस्चर, ये सब क्या है? आपके नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसमें टोनल पिच हम लोगों ने कराया था 5 तरीके के। ठीक है, इसमें जो टोनल पिच है, स्वर संबंधी जो क्षेपण है वो क्या है? पैरालैंग्वेज। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक परिस्थिति के संबंधित है? केंद्रीकृत संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण और अधोगामी संप्रेषण। कमेंट करके उत्तर बताइए इसका। ठीक है, जैसे अधोगामी किस में होगा? संगठन में, जब आप मतलब संगठन से, जैसे संगठन का मतलब संगठन के बीच आपस में हो रहा है। ठीक है, अब बताना है, तो केंद्रीकृत कम्युनिकेशन किसमें होगा? ऊर्ध्वगामी संप्रेषण किसमें होगा? पार्श्विक संप्रेषण किसमें होगा? और अधोगामी संप्रेषण किसमें होगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि एक फील्ड है। ठीक है, अब
एक संगठन है, सपोज करिए जैसे एक संगठन है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट एक संगठन है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट की पूरी, अब इसमें जो भी सचिव सचिव हैं, ठीक है, तो एक संगठन यूपी गवर्नमेंट के जितने भी सचिव हैं एक संगठन में काम करते हैं, यूपी गवर्नमेंट में काम करते हैं। अब उनके मध्य जो संप्रेषण होगा वो कौन सा संप्रेषण होगा, ठीक है, तो लेटरल संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण होगा, इसको क्षैतिज या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल संप्रेषण भी बोलते हैं, ठीक है, तो पार्श्विक संप्रेषण होगा। केंद्रीकृत संप्रेषण क्या हो जाएगा, जब सचिव जो है एक विभाग में अपने से अंदर किसी को कम्युनिकेट करेगा। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण क्या हो जाएगा, जब उसी विभाग में नीचे का व्यक्ति ऊपर संप्रेषण करेगा। और अधोगामी क्या हो जाएगा, जब सचिव नीचे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। केंद्रीकृत संप्रेषण क्या हो जाएगा, जब केवल सचिव ही कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो केंद्रीकृत संप्रेषण समझ में आया, तो इसमें एक सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, लेटरल कम्युनिकेशन या पार्श्विक संप्रेषण, ठीक है। अगला, द की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इस प्रभावी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है, अमूर्तता, विसंवेदीकरण, सक्रिय स्वरण और आत्मकेंद्रित सुदृढ़ीकरण, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, डिसेंसिटाइजेशन, एक्टिव लिसनिंग और इगोसेंट्रिक रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब प्रभावी अंतर संप्रेषण किसमें होगा, एक्टिव लिसनिंग, बार बार बोला जाता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। अब आप किसी संबंध में अमूर्तता रखेंगे तो हो सकता है आपके विचार अलग हो, मेरे विचार अलग हो, ठीक है। जैसे आप किसी को बता रहे हैं कि मैं एक ऐसे पशु के बारे में बता रहा हूं जिसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं, एक मुंह है, ठीक है, एक पूंछ है। तो अब जो व्यक्ति घोड़ा देखा रहेगा वो घोड़े के बारे में सोचेगा, जो व्यक्ति गधा देखा रहेगा वो गधे के बारे में सोचेगा, जो गाय देखा रहेगा वो गाय के बारे में सोचेगा, सारी विशेषताएं। तो अमूर्तता प्रभावी नहीं होती है। ऐसे ही डिसेंसिटाइजेशन भी प्रभावी नहीं होता है। अगर आप किसी के प्रति संवेदनशील नहीं है तो वो अंतर्व्यक्ति आपसे संप्रेषण नहीं करेगा, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा। लेकिन एक्टिव लिसनिंग आवश्यक है। और आत्म केंद्रित सुदृढ़ीकरण, ये भी रीइंफोर्समेंट अगर आप कर रहे हैं, इगोसेंट्रिक रीइंफोर्समेंट है, तभी प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, ठीक है। अगला देखिए 22वां, सामीप्य, ठीक है, प्रोक्सेमिक्स संबंधित है, ठीक है। अब इसका बहुत आसान उत्तर है, ठीक है। प्रोक्सेमिक्स मतलब जिसमें दूरी और स्थान, ठीक है, दूरी स्थान का महत्व, ठीक है। तो तटस्थ संप्रेषण से, एक दिशोन्मुख संप्रेषण से, शाब्दिक संप्रेषण से और अशाब्दिक, ठीक है, तो नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल। क्योंकि दूरी या स्थान का महत्व कोई जरूरी नहीं है आपसे जो है तटस्थ संप्रेषण ही कराए या एक दिशोन्मुख संप्रेषण कराए, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, बेसिकली अशाब्दिक संप्रेषण है, ठीक है। इसको हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था पहले वीडियो में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिफ्यूजिंग वर्बल अब्यूज ऑफ कोवर्कर्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में उपयुक्त है, ठीक है। रक्षात्मक हो जाना, वाद विवाद में पड़ना, हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इंकार करना, आक्रामक देह भाषा बनाए रखना, ठीक है। महात्मा बुद्ध वाला, तुम मुझे गाली दो, मैं गाली अपने पास रखूंगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, वापिस हो जाएगा तुम्हारे पास। तो डिफेंसिव हो जाना नहीं, गेट इनटू डिबेट, वाद विवाद में पड़ोगे तुम खुद ही मार खाओगे, या रक्षात्मक हो जाओगे तो तुमको और ज्यादा वो क्या करेगा, गाली देगा, सोचेगा तुम्हारी गलती है, ठीक है। हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इंकार कर देना, ये सबसे सही उत्तर है, ठीक है। आप उसकी शिकायत करोगे, देखो सर इसने हानिकारक भाषा का उपयोग किया है। और आक्रामक देह भाषा बनाए रखना, अग्रेसिव बनोगे फिर वाद विवाद होगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, सही तो हो जाएगा इसका सी, ठीक है। अगला, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस इज फाउंड इन, संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, मेटा संप्रेषण में, प्रत्यक्ष संप्रेषण में और अप्रत्यक्ष संप्रेषण में, ठीक है। इनफॉर्मल, मेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बोल रहा है संप्रेषण निष्कपटता, ठीक है। ओपननेस किसमें ज्यादा पाया जाएगा, अनौपचारिक संबंधों में, तो इसमें हो सकता है मेटा संप्रेषण में, इसमें भी हो सकता है प्रत्यक्ष संप्रेषण में, इसमें भी हो सकता है, और अप्रत्यक्ष संप्रेषण में इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो डी तो नहीं होगा। अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेसिकली मेटा संप्रेषण होता क्या है, शाब्दिक और अशाब्दिक का सम, ठीक है, मिलना, ठीक है। जब शाब्दिक और अशाब्दिक चीजें मिल जाती हैं तो क्या होता है मेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे मैं आपसे हाथ मिला रहा हूँ और बोल रहा हूँ आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन वास्तव में मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो अनौपचारिक संप्रेषण क्या हो जाएगा, एकदम हम लोग इनफॉर्मल बैठ के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैं आपसे निष्कपट हूँ, ठीक है, या प्रत्यक्ष रूप से बैठ के बात करें तो कोई जरूरी नहीं है मैं आपसे निष्कपट हूँ। लेकिन जब मेटा कम्युनिकेशन करेंगे, जब शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण का जब रूप मिलेगा, तो
मैं आपसे बोल रहा हूँ आपसे मिलकर अच्छा लगा लेकिन वास्तव में अच्छा नहीं लगा, यानी कि शाब्दिक तौर पे मैं बोल रहा हूँ अच्छा लगा लेकिन अशाब्दिक तौर पे मेरे हाव भाव ऐसे हैं कि आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ज्यादा मुझे बताएंगी आपको, ठीक है। तो ज्यादा निष्कपट मैं किस में हो पाऊंगा, मेटा कम्युनिकेशन में। सही विकल्प हो जाएगा इसका बी, ठीक है। अब इसमें प्रश्न आ सकता है, नया प्रश्न अगर बनाए तो कैसे बनाएगा, मेटा कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन दे देगा शाब्दिक कम्युनिकेशन, अशाब्दिक कम्युनिकेशन, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों, दोनों में से कुछ नहीं, ठीक है। तो सही उत्तर जाएगा सी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरपर्सनल बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है। ध्यान दें कि नहीं को गोला जरूर पारेंगे, ठीक है। प्रजाति केंद्रता, अर्थात्मकता, अनुग्रहण और छवि प्रबंधन, ठीक है। देखिए मैं किसी संगठन में काम करता हूं, अगर मैं अपने छवि देखूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और मैं अपनी छवि बनाए रखने के लिए यार वो मुझसे संबंध अच्छे रहे तो मैं उसको टोकूं नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, चीजें दिक्कत करेगी, ठीक है। अनुग्रहण, ठीक है, अगर मैं हर चीजों को लेता चलूं तो क्या हो जाएगा, ये आपका अवरोध उत्पन्न होगा, ठीक है। अर्थात्मकता, ठीक है, मैं कुछ बोलूं या कोई कुछ बोले उसमें अर्थात्मकता ना हो तो ये क्या हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक अवरोध है। लेकिन प्रजाति केंद्रितता जब संगठन में है तो किसी एक हम प्रजाति में, ठीक है, इथनोसेंट्रिज्म हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई व्यक्ति कोई संगठन है जो कि किसी खास कम्युनिटी को लेकर के काम कर रहा है तो वो प्रजाति को लेकर केंद्रित हो सकता है, ठीक है। तो ये अंतर्व्यक्तिक अवरोध नहीं होगा, ठीक है। अगला, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अगला देखिए, फीडबैक इज यूज्ड टू इफेक्टिव मैनेज बिहेवियर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इट इज अ फॉर्म ऑफ, प्रतिपुष्टि प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन और कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। यह प्रकार है जन संप्रेषण का, अनौपचारिक संप्रेषण का, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण का और समूह संप्रेषण का, ठीक है। अच्छा, किस में आपको प्रतिपुष्टि फीडबैक मिलना आसान होगा, ठीक है। जन संप्रेषण में बोधी जी मन की बात बोलते हैं तो प्रतिपुष्टि मिलती है, तुरंत नहीं मिलती है। अनौपचारिक में थोड़ा सा दिक्कत होगा, अंतर्वैयक्तिक में जल्दी मिलेगा और समूह संप्रेषण में थोड़ा सा देर मिलेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, सी। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक मेथड ऑफ इफेक्टिंग बिहेवियरल चेंज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि कौन सी है। संप्रेषण, अभिलेखन, ऑप्टिमल रेस्ट, इष्टतम आराम, यहाँ पे आराम जुड़ जाएगा, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है, और लयबद्ध मूल्यांकन, ठीक है। तो व्यवहार परिवर्तन कैसे होता है, आप इफेक्टिव रूप से कम्युनिकेट करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा जैसे प्रेरक प्रसंग सुनाना, इससे भी व्यवहार परिवर्तन होता है, ठीक है। मॉडलिंग करना, आप मॉडल को देख करके भी आप व्यवहार परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। जैसे दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, ठीक है। तो कई लोग शौचालय में दरवाजा लगाने लगे, ठीक है, या शौचालय दरवाजे के अंदर करने लगे। 28वां, अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन म्यूचुअल एज ट्रांजेक्शन मॉडल, इंटरेक्शन बिटवीन पीपल इज, पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है, ठीक है। क्या है, व्याख्यात्मक, अंतःक्रियात्मक, सहसामयिक, सहकालिक, अंतरक्रियात्मक, ठीक है। तो जब दो लोग के बीच कम्युनिकेशन होगा तो अंतःक्रियात्मक तो होगा, ठीक है, इंटरेक्टिव होगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है, पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल, तो व्याख्यात्मक और सहसामयिक ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सहकालिक अंतःक्रियात्मक या अंतःक्रियात्मक, ठीक है। तो अंतःक्रियात्मक दोनों में है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सहकालिक अंतःक्रियात्मक, क्योंकि जब पारस्परिक लेन देन का संप्रेषण मॉडल है, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन मॉडल है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको तुरंत साइमल्टेनियसली आपको फीडबैक वगैरह मिलेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ इट इज, संचार प्रभावी होगा यदि यह डिलीवर्ड स्लोली एंड क्लियरली, धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से दिया जाए, उपयुक्त माध्यम से के उपयोग से दिया जाए, डिलीवर्ड यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया, रिसीव्ड एज इंटेंडेड बाय द सेंडर, प्रेषक द्वारा इच्छित रूप से प्राप्त किया जाए और तत्काल प्राप्त किया जाए। अब संचार कब प्रभावी होगा, धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से दिया जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें सारे विकल्प आपके लगभग सही हैं। उपयुक्त माध्यम से के उपयोग से दिया जाए, प्रेषक द्वारा इच्छित रूप से प्राप्त किया जाए और तत्काल प्राप्त किया जाए, ठीक है। अब देखिए उदाहरण दीजिए, धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से दिया जाए, मैं आपको फीडबैक दूंगा,
ठीक है, या संचार मैं आपसे कर रहा हूँ और बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है, संचार प्रभावी होगा, ठीक है, ऐसे मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो इससे चीजें क्या हो जाएंगी, आपको मतलब हो सकता है आपको नींद आ जाए, ठीक है, उपयुक्त माध्यम के उपयोग से दिया जाए, ये भी आवश्यक है, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प क्या है, तत्काल फीडबैक अगर आपको मिले या तत्काल अगर आपको कम्युनिकेशन मिले, ठीक है, तत्काल आपको मैं आपको बोलूं और तुरंत आपको सुनाई दे दे, ठीक है, तो तत्काल प्राप्त करना ज्यादा जरूरी है इसमें, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, ठीक है, तत्काल रिसीव्ड इमीडिएटली, है ना, प्रेषक द्वारा इच्छित रूप से प्राप्त किया जाए, अब मैं भेजूंगा और आप प्राप्ति न करना चाहें, है ना, तो प्रभावी कब होगा, जब तत्काल मिले। अगला है कम्युनिकेशन दैट सेव टाइम्स एंड फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन दैट सेव टाइम्स एंड फैसिलिटीज कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वह संप्रेषण जो संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है, कहलाता है तटस्थ संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण, अधोगामी। तो क्या हो जाएगा उत्तर, पार्श्विक, जो पहले दिन की क्लास देखा होगा एकदम सीधे उत्तर इसका पार्श्विक संप्रेषण, ठीक है, जैसे तटस्थ संप्रेषण ये क्या हो जाएगा, आपको मन करे करिए, मन करे मत करिए, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण नीचे से ऊपर, ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, समय लगता है, भाई नीचे का कोई अधिकारी भेजा तो अब ऊपर वाला अधिकारी भाव खाएगा, यार मैं ऐसे खलियर थोड़ी बैठा हूँ, आराम से भेजूंगा, ठीक है, अधोगामी संप्रेषण, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो तभी अधिकारी सोच सकता है कि नहीं यार आराम से भेजता हूँ, क्या दिक्कत है, लेकिन पार्श्विक संप्रेषण अगर एक समान स्तर के अधिकारियों के मध्य संप्रेषण होगा तो लोग बोलते हैं यार कहीं वो बुरा ना मान जाए, ठीक है, तो पार्श्विक संप्रेषण सबसे जल्दी समय बचाएगा, ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन पैरा लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरा भाषा में सम्मिलित नहीं है, आवाज गुणवत्ता, मौखिक अंतःक्रिया, वाक् गति, स्वरमान, ठीक है, अब बताइए पैरा लैंग्वेज बेसिकली होता है क्या, इसमें अर्थ संशोधन, अर्थ को गति देता है इसमें, ठीक है, ये एक मेटा कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब इसमें होता क्या है, आवाज गुणवत्ता भी होगी, ठीक है, वॉइस क्वालिटी, आपकी वॉइस की क्वालिटी कैसी है, जैसे बच्चा रो रहा है तो उसकी आवाज कैसी है, धीरे रो रहा है, मम्मी कैसे समझती है कि उसको भूख लगा है या उसको वॉशरूम जाना है या उसको घूमने जाना है, ठीक है, उसकी आवाज की गुणवत्ता क्वालिटी, जैसे हमारे यहाँ शेरू को जब घूमने जाना होता है तो खूब जोर से चिल्लाता है ऐसे करके, ठीक है, तो आवाज की गुणवत्ता, तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब इसको घूमने जाने का मन कर रहा है ना, वर्बल मौखिक अंतःक्रिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या हो जाए इसका, मौखिक अंतःक्रिया, लेकिन आगे ये भी चीजें समझा दे रहा हूँ, स्पीड, स्पीच रेट, कैसा वो तेजी से बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, इस ये भी पैरा मतलब बोल रहा है का मतलब आवाज आ रही है, पैरा लैंग्वेज कैसा प्रयोग कर रहा है, कैसी साउंड्स आ रही हैं, और पिच क्या है, ये भी सब होता है, लेकिन मौखिक अंतःक्रिया कर देगा तो पैरा भाषा में सम्मिलित नहीं होगा, पैरा लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है, ये क्या करेंगे, अर्थ संशोधन, अर्थ को गति देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका बी, है ना, यानी कि आवाज गुणवत्ता, वाक गति, स्वरमान, पिच, स्पीच रेट, वॉइस क्वालिटी, ये क्या करेंगे, अर्थ संशोधन या अर्थ को बदल देंगे, ठीक है, जैसे कोई बच्चा बहुत जोर से रो रहा है, धीरे रो रहा है, तो अर्थ को बदल देंगे, समझ में आ रहा है। अगला है विथ रेफरेंस टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, संगठन में अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता है, एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता, जब भी सदैव सदैव आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है, तो एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, कोई जरूरी नहीं कि हर जो संप्रेषण हो, जो इफिशिएंट कम्युनिकेशन हो वो इफेक्टिव भी हो, क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्साइजनेस होना जरूरी है, तो दक्ष संप्रेषण तभी प्रभावी होगा जब वो कॉन्साइन हो, संक्षिप्त हो, ठीक है, और एक प्रभावी कम्युनिकेशन, एक एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज इफिशिएंट, इफिशिएंट कब होगा, जब वो सुस्पष्ट हो, स्पष्ट हो, एकदम आप कहना क्या चाहते हो स्पष्ट हो, ठीक है, तो दोनों चीज होगा, ठीक है, तो दोनों उत्तर क्या, दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखिए, समान समूहों के मध्य संप्रेषण कहा जाता है, बार बार 50 बार हो चुका है, कमेंट करके बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। अगला पर्पसली मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर कर देना, निस्यंदन, वृद्धतापरकता, विचलन, अमूर्तता, ठीक है, फिल्टरिंग, असर्टिवनेस, डिविएंस और ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, होता क्या देखिए,
बेसिकली मैनिपुलेटिंग कब करेगा, संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर कौन करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बताना है कि एडमिट कार्ड आ रहा है, ठीक है, यूपीपीसीएस का एडमिट कार्ड आ रहा है, आपको ये चीज बताना है, कम्युनिकेट करना है। अब मैं थोड़ा सा इसको बढ़िया से बताऊं कि उत्तर प्रदेश आयोग ने एक विस्तृत अधिसूचना जारी की और सारे बच्चों को बताया कि जो है आपको एडमिट कार्ड निश्चित परीक्षा के निश्चित तिथि से 15 दिन पहले मिल जाएगा, जिसमें आप सभी से यह अपील की गई है कि आप जो है अपने सेंटर्स को जाकर के पहले ही देख लें ताकि परीक्षा के दिन होने वाली भागम भागी से बच पाएं, है ना। जबकि आपको कम्युनिकेट क्या करना था कि 15 दिन पहले आ जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सूचना को जानबूझ के हेर फेर कर दे रहा हूँ। तो ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ, ताकि आप जो है इसे प्रभावी तौर पे समझ सकें। ठीक है, प्रभावी तौर पे आप देख सकें। ठीक है, तो मैंने क्या किया इस काम में, निस्यंदन किया, विवृता किया, विचलन किया, अमूर्तता किया। अमूर्तता किया नहीं, ठीक है, अमूर्तता क्या हो जाएगा, मैं आपको और ज्यादा बता रहा हूँ कि मतलब अमूर्त तरीके से बता रहा हूँ कि आयोग ने ऐसा ऐसा कहा। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि आयोग ने बोला कि 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होगा, तो अमूर्तता नहीं हो जाएगा। विचलन, विचलित किया नहीं, आपको सही सूचना दिया कि 15 दिन पहले जारी हो जाएगा। विवृता किया नहीं। असरनेट असरेस्टिवनेस क्या हो जाएगा, बेसिकली बातों को घुमा फिरा के कहना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टरिंग कर रहा हूँ ताकि आप जो है इसे प्रभावी तौर पे समझ पाए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ए, फिल्ट्रेशन। ठीक है, जैसे वाटर प्योरीफायर करता है, ठीक है, वो क्या करता है, पानी में जानबूझ करके हेर फेर कर देता है ताकि आप फिल्टर वाटर यूज कर पाए, आपको समस्या ना हो। ठीक है, अगला, which of the following is not an obstacle in mindful listening। निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है। पूर्व निर्णय, दृक दृष्टिकोण, संदेश अतिभार, संदेश जटिलता। ठीक है, प्री जजमेंट, ड्यूअल पर्सपेक्टिव, मैसेज ओवरलोड और मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब क्या है, आप देखिए पूछ रहा है कौन सा सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है। पूर्व निर्णय लेंगे, बाधा हो जाएगा। संदेश का अतिभार हो जाएगा, बाधा हो जाएगा। संदेश जटिल होगा, बाधा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सूचनाएं आपको मिल गई, बहुत कठिन सूचनाएं मिल गई, या आपने कुछ पहले से निर्णय बना रखा है, तो जाहिर सी बात है आप सुनने में सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए जब कोई श्रोता आता है या जब कोई कवि सम्मेलन वगैरह होता है तो क्या कहा जाता है, फलाने कवि आ रहे हैं, ढिकाने कवि आ रहे हैं, इन्होंने ये पुरस्कार पाया है, ये इनकी महत्ता है। ठीक है, तो आपको बताया जाए, लेकिन आप पहले से कोई दृष्टिकोण बना के जाए उस कवि को सुनने, तो आप क्या करेंगे, सुनने में आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, या वो कभी बहुत ज्यादा आपको संदेश दे दे इकट्ठे, ठीक है, एक आध कम संदेश दे तो समझ में आएगा पूरी कविता में, लेकिन अगर 100 संदेश दे दे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना करके बोले, बहुत ज्यादा अलंकारित शैली में बोले, जैसे बिहारी हमारे यहाँ थे, ठीक है, जो बोलना चाहते थे सीधे नहीं बोल करके पता नहीं क्या क्या बोलते थे, तो संदेश जटिलता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ड्यूअल पर्सपेक्टिव। ठीक है, दिक दृष्टिकोण। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली बाधा को सचेतन श्रवण को क्या करता है, सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ड्यूअल पर्सपेक्टिव, आप किसी भी, आप कुछ सुन रहे हैं और आपका उसके बारे में दो तरीके सोच रहे हैं। ठीक है, तो ड्यूअल पर्सपेक्टिव सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला है, which one of the following model emphasizes one on the dynamism of interpersonal communication। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतरवैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पे बल देता है। ठीक है, रेखीय प्रतिरूप, अंतःक्रियात्मक प्रतिरूप, समव्यवहार प्रतिरूप और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए रेखीय प्रतिरूप क्या हो जाएगा, एक वन वे कम्युनिकेशन, सीधे वन वे। ठीक है, रेखीय प्रतिरूप मतलब वन वे कम्युनिकेशन, तो ये नहीं होगा। ठीक है, संप्रेषण की गत्यात्मकता, किसमें गतिशील जाते हैं, अंतःक्रियात्मक और समव्यवहार, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। समव्यवहार क्या हो जाएगा, तुरंत ट्रांजेक्शन किस में हो रहा है। इंटरेक्टिव मॉडल्स अगर है तो जो इंटरेक्टिव मॉडल्स होगा, जो ट्रांजेक्शनल मॉडल होगा बेसिकली वो इंटरेक्टिव मॉडल्स भी होगा। ठीक है, लेकिन समव्यवहार क्या करेगा, तुरंत करेगा, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा जल्दी करेगा वो क्या करेगा, उसकी संप्रेषण में गत्यात्मकता अधिक रहेगी। ठीक है, तो अंतःक्रियात्मक होना, ये जैसे लिखित रूप से, जैसे इसमें अंतःक्रियात्मक मतलब इसमें आप लिखित है कि मौखिक है नहीं पता, लेकिन समव्यवहार प्रतिरूप क्या हो जाएगा, मौखिक ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको मौखिक कुछ बोल रहा हूँ, आप तुरंत कम्युनिकेट करोगे, लेकिन मैं लिखित रूप से आपको लेटर भेजूं तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, अंतःक्रियात्मक तो होगा लेकिन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय लगाएगा। ठीक है, तो गत्यात्मकता पे बल, तो सी सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला है,
द मोस्ट फ्रिक्वेंट साइट सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज, अंतर्व्यक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत क्या है? ठीक है, बताइए। संगठनात्मक मानक, कमजोर संप्रेषण, संरचनात्मक विन्यास और सामाजिक दबाव। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में संघर्ष कब होगा? जाहिर सी बात है, जब संप्रेषण क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, पुअर कम्युनिकेशन हो जाएगा, आपस में बातचीत नहीं होगी। ठीक है, दो लोग के बीच रिलेशन कब खराब होंगे, खत्म होंगे? जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स हैं तो संघर्ष नहीं होगा भाई, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसके नॉर्म्स हैं। स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है कि मैं ऊंचे पद पे हूँ, तुम नीचे पद पे हो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक दबाव कुछ ऐसा है, तब इसमें भी बहुत ज्यादा अंतर्व्यक्तिक संघर्ष नहीं होगा। लेकिन अगर कमजोर संप्रेषण है तो ज्यादा होने की संभावना तब है जब रिश्तों में असंगत जरूरतें, या जब रिश्तों में असंगत जरूरतें हो जाएं, असंगत लक्ष्य हो जाएं, ठीक है, तब दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अभी कितना क्वेश्चन है भाई? जल्दी जल्दी और कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग करना कैसे है, पहले कमेंट करिएगा, फिर बताइएगा, उत्तर देखिएगा। व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग आवर्स इन इंगेज इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितना प्रतिशत भाग अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में व्यक्त होता है? रटने वाला है। देखिए 100% तो कतई नहीं होगा, है ना, 40-50% ही पहले होता था, 60 से 70% भी नहीं होगा, 80 से 90% होगा। होगा क्या? व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितना परसेंट भाग? ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा भाग व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन में क्या करता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करता है, जब भी कोई काम करता है तो। ठीक है, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी संगठन है, तो जाहिर सी बात है दूसरे से संप्रेषण करेगा तभी काम चलेगा उस संगठन का, खुद में तो कुछ करेगा नहीं। खुद में अगर करना रहेगा तो फिर वो पैसा कहां से अर्न करेगा? ठीक है, लेकिन कोई भी कम्युनिकेशन अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण 100% नहीं होगा, हो सकता है उसमें कुछ अंतर संप्रेषण भी करे, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण भी करे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 80 से 90%। इसको याद करिएगा, फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, फैक्ट। सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला है, सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ कंप्लीटनेस, रिलेटेडनेस एंड ऑटोनॉमी, एन इफेक्टिव रिपोर्टायर ऑफ विच ऑफ स्किल आर नेसेसरी। ठीक है, पहला है रिपीटिटिव स्किल्स, एग्रेसिव स्किल्स, प्रिसाइजन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, अब देखिए इसमें बताइए कौन सा? सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता। ठीक है, कंप्लीटनेस हो, फिजियोलॉजिकल हो, रिलेटेडनेस हो, तो किसमें पूरा हो जाएगा? ठीक है, रिपीटिटिव स्किल्स क्या हो जाएंगे? जिन कौशल्स को आप बार बार करके सीखते हैं, जैसे जब आप बचपन में जहाज बनाते थे, ठीक है, तो उन कौशल्स को कैसे सीखते? तो पहले दिन ही अच्छा जहाज बनता था नहीं, बार बार रिपीट करते थे, तब जहाज अच्छा उड़ने वाला बनता था। आक्रामक कौशल, ठीक है, ये भी क्या करेगा? सक्षमता और संबद्धता को खत्म करेगा, आक्रामक कौशल। ठीक है, आप किसी चीज में आक्रामक हो जा रहा है। ठीक है, प्रशासन, प्रशासन आपको समय के साथ आएगा, तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन अंतर्व्यक्तिक कौशल क्या हो जाएगा? ये क्या है? अंतर्व्यक्तिक कौशल आवश्यक है जब आप, अंतर्व्यक्तिक कौशल आपका बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए काम करेगा। ठीक है, और ये आपको सक्षम बनाएगा, आपको किसी से संबद्ध करेगा, और आपको सेल्फ रिलायंट मतलब रिलेटेडनेस आपको वहां पे प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये चीज मनोवैज्ञानिक तौर पे कौन पूरे करेगा? तो इंटरपर्सनल स्किल, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप खुद को सक्षम महसूस करते हैं। ठीक है, संबद्ध महसूस करते हैं, हाँ भाई कोई है, मुझे कोई दुख वगैरह होगा तो मैं किसी से कर पाऊंगा। स्वायत्त रूप से स्वायत्त महसूस करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यूपीएससी परिवार नाम का एक ग्रुप इसीलिए बना रखा है कि किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो, कुछ पर्सनल चीजें हो, तो उसको भी आप वहां पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्व्यक्तिक कौशल। तो प्रभावी भंडार क्या क्या किसका आवश्यक है? डी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा संप्रेषण का अभिलक्षण नहीं है? ध्यान देंगे, बहुत बहुत भयंकर प्रश्न था। ठीक है, संप्रेषण द्विमार्गी है। इंग्लिश ऐसे क्वेश्चन में ना इंग्लिश भी देखना आवश्यक है। ठीक है, तो पूछा अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, तो द्विमार्गी है, जाहिर सी बात है, विचार का आदान प्रदान होता है। ठीक है, संप्रेषण अग्रगमन वाली है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सतत प्रोसेस है। ठीक है, कॉन्टिन्यू, ठीक है, सतत प्रोसेस है। ठीक है, आदान प्रदान होता है विचारों का। ठीक है, संप्रेषण स्थिर प्रक्रिया है, ध्यान देंगे इंग्लिश में स्टैग्नेंट प्रोसेस दिया है तो क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, स्टैग्नेंट प्रोसेस अगर दिया है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहीं पे अगर ये रहे कि संप्रेषण एक कांस्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, तो संप्रेषण उसका हिंदी तभी भी आएगा स्थिर प्रक्रिया, कांस्टेंट प्रोसेस, तब सही हो जाएगा। कांस्टेंट होता है लेकिन स्टैग्नेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अभिलक्षण नहीं है, सही हो जाएगा इसका उत्तर सी। ठीक है, गत्यात्मक है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अंग्रेजी का भी ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, अंग्रेजी भी ध्यान देंगे थोड़ा। अगला,
निम्नलिखित में से किसका संबंध आई कांटेक्ट के अध्ययन से है? ठीक है, आई कांटेक्ट के अध्ययन से प्रोक्सेमिक्स क्या है? स्पेस टाइम का अध्ययन है। ठीक है, ऑक्यूलेसिक्स क्या है? ऑक्यूल ठीक है, तो आंख, आई कांटेक्ट, ऑक्यूलेसिक्स। हैप्टिक्स क्या है? स्पर्श भाषा। और काइनेसिक्स क्या है? मानव संकेतों की भाषा। ठीक है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको लीक करके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, लीक करके आप लोग को वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरवैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन? ठीक है, सकारात्मक सोच, प्रशासनिक शक्ति, तदनुभूति, शिष्टाचार। ये डिस्कशन हो चुका था, सही विकल्प हो जाएगा इसका बी। अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे, क्लास नंबर 2, तो उसमें ये डिस्कशन हुआ था। ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक शक्ति, अंतरवैयक्तिक पारस्परिक कौशल, आप प्रशासन में ही हो तभी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन कर पाएंगे, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, कई इन्फ्लुएंसर हैं जो प्रशासनिक नहीं है लेकिन फिर भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के संबंध को दर्शाता है? ठीक है, तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध क्या, किस टाइप का होगा? क्रोनोलॉजिकल रिलेशन होगा। तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता, मान लीजिए महात्मा गांधी आज संप्रेषण करें, नहीं हो पाएगा। सांस्कृतिक, ठीक है, थोड़ा सा असंभव है। भौतिक, थोड़ा सा असंभव है। लेकिन सबसे सही क्या हो जाएगा इसमें? सामाजिक। ठीक है, सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सोशल। यानी कि संप्रेषण के संदर्भ में एक प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? सोशल, सामाजिक संबंध होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सब हो सकता है लेकिन ये सबसे ज्यादा सही उत्तर है। ठीक है, किस संचार में एक भावनात्मक अपील होती है? जन संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतरव्यक्तिक संचार, अंतरव्यक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल और समूह संचार, ग्रुप संचार। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन में भावनात्मक अपील हो भी सकता है, नहीं भी होगा। अंतरव्यक्तित्व में खुद से कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है, इंट्रापर्सनल, तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अंतरव्यक्तिक संचार में भावनात्मक अपील होगा ही होगा। ठीक है, समूह संचार में भी होना, नहीं होना कोई दिक्कत नहीं है। तो सी सबसे सही उत्तर इसका होगा। अगला है रटने वाला प्रश्न, विथ व्हाट परसेंटेज ऑफ मास मैसेजेस रिसीव्ड नॉन वर्बली? संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो नॉन वर्बल कितने तरीके से बोल रहा हूं। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ये भी याद रखना है, लगभग 55% प्रत्यक्षीकृत किया जाता है अशाब्दिक रूप से। ठीक है, मैं हाव भाव इन सब चीजों से आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ लेकिन 45% ही बोल रहा हूँ, 55% क्या है? नॉन वर्बली। ठीक है, अगला है, कौन सा ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? ड्रेस कोड संचार क्या है? ठीक है, ड्रेस कोड कम्युनिकेशन। तो बोला जा रहा है, नहीं। मौखिक नहीं। अशाब्दिक और लिखित, लिखित नहीं होगा, वर्बल नहीं होगा, स्पोकन नहीं होगा। सही क्या हो जाएगा इसका? नॉन वर्बल, अशाब्दिक कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला देखिए, रीड द फॉलोइंग, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, संचार अपरिवर्तनीय है। कम्युनिकेशन इज कांस्टेंट, संचार स्थिर है। ध्यान देंगे, कांस्टेंट है तब सही है, स्टैग्नेंट होगा तब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट है तो सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोनों सही। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? इरिवर्सिबल, वापस नहीं हो सकता, तो इसलिए अंग्रेजी देखना आवश्यक है। ठीक है, तो ये 47 क्वेश्चन थे, है ना। तो ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत मेहनत की गई है, तो जरूर एक कमेंट करके अच्छी लगी तो अच्छा, खराब लगी तो खराब, ठीक है, बताइए। और ये जो पीडीएफ है, ठीक है, ये टेलीग्राम, इस वाले टेलीग्राम पे चैनल पे आप सर्च करेंगे https://t.me/upsc केवल यही सर्च कर लेंगे ना, तब भी आ जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, फोन नहीं करिएगा, मैसेज करिएगा। इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, ठीक है, फोन इस नंबर पे कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग तब नेक्स्ट वीडियोस में। अगले वीडियोस में हम लोग निर्णय क्षमता और समस्या समाधान कौशल वाले 30-40 के लगभग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, क्लास में कुछ चीजें टॉपिक्स रह गई थी तो उसको हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करना भूलिएगा मत। ठीक है, कम से कम 200-250-300 कमेंट्स आए, तब अगला क्लास जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।